दोस्तों, एक ऐसा जहाज जो विशालकाय समुंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रहा हो, जिसमें कैप्टन सहित 33 क्रू मेंबर सवार हों और उसमें करोड़ों अरबों का कार्गो ले जाया जा रहा हो। लेकिन तभी इनका सामना एक ऐसे तूफान से होता है जिसे कैप्टन ने एक मामूली सा तूफान समझने की गलती की। लेकिन कैप्टन को क्या पता था कि जिसे वे एक मामूली सा तूफान समझ रहे हैं वो अटलांटिक में आने वाला सबसे भयानक हरिकेन में बदल जाएगा, जिसके नतीजे में एक खौफनाक ओशन डिजास्टर और उन 33 क्रू मेंबर की दर्दनाक मौत, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एसएस एल फारो नाम के कार्गो शिप की, जो 1 अक्टूबर साल 2015 के दिन हरिकेन जाओ क्वीन में फंसकर हमेशा के लिए समुद्र में समा गया और जिसका अंत इतना भयानक हुआ था कि आज तक उन 33 क्रू मेंबर में से किसी की बॉडी तक नहीं मिली। यहाँ तक कि जाओ क्वीन तूफान के बारे में शिप के कैप्टन को पहले ही बता दिया गया था। तो आखिरकार ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से कैप्टन ने समुद्र में जहाज उतारने का फैसला किया, और आखिरकार क्या था ये हरिकेन जाओ क्वीन जिसने इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ दी, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्कैरी टॉक्स में। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है सन 1995 में, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के सन शिप बिल्डिंग एंड ड्राई डॉक कॉरपोरेशन नाम की कंपनी पुएर्तो रिको नाम की एक शिप बनाती है, जिसे ऑपरेट करने का जिम्मा नेविया राज दे पुएर्तो रिको स्टीम शिप कंपनी को मिलता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुएर्तो रिको अमेरिका की एक टेरिटरी है जो कि अमेरिकन मेनलैंड से लगभग 1600 किलोमीटर दूर कैरेबियन सी में है। साल 1991 में सॉल्ट चोक नाम की एक कंपनी इसे पुएर्तो रिको जहाज को खरीद लेती है और इसका नाम बदलकर नॉर्दर्न लाइट्स रख दिया जाता है। अब इसके बाद सॉल्ट चोक रिसोर्स इस शिप को वॉशिंगटन से अलास्का के बीच चलाया करती थी, जिसे समुद्र का सबसे कठिन रास्ता माना जाता था। लेकिन कोई भी मुश्किल रास्ता या फिर कोई भी कठिनाई इस जहाज को नहीं रोक सकी, और यहाँ तक कि इराक वॉर के दौरान अमेरिकन मिलिट्री ने इस शिप को किराए पर लिया था, जिसके बाद साल 2006 में ये जहाज वॉर से लौटती है और पूरे अमेरिका में इसके चर्चे आग की तरफ फैलने लगते हैं। और इसी दौरान इस जहाज की ओनरशिप सी स्टार लाइंस ले लेती है और इसका नाम एसएस एल फारो रख दिया जाता है। दोस्तों, एसएस एल फारो अपनी बेमिसाल स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती थी, क्योंकि एसएस एल फारो 241 मीटर लंबी, 28.6 मीटर वाइड और 12.8 मीटर हाइट वाली एक जहाज थी जो कि स्टील से बनी हुई थी। दोस्तों, एसएस एल फारो एक ऑफ कार्गो शिप थी, मतलब कि इसके अंदर हेवी व्हीकल्स और ट्रक्स लोड और अनलोड किए जाते थे। दोस्तों, एसएस एल फारो को कुछ इस प्रकार बनाया गया था जो कि समुद्र में आने वाली हर चुनौती का सामना कर सकती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि चाहे कोई कितनी भी ताकतवर चीज क्यों ना हो, जब प्रकृति अपना रूप दिखाती है तो फिर किसी की नहीं चलती। 29 सितंबर 2015 की रात को तकरीबन रात के 8:10 पर एसएस एल फारो फ्लोरिडा के जैक्सनविल से पुएर्तो रिको की कैपिटल सैन जुआन की तरफ निकलती है, जिसमें कुल 391 शिपिंग कंटेनर्स, 294 टेलर्स, कार्स और कुल 33 क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें 28 लोग अमेरिका से थे और 5 लोग पोलैंड से। एसएस एल फारो के डिपार्चर टाइम पर ट्रॉपिकल स्टॉर्म जाओ क्वीन ईस्ट कोस्ट में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद एसएस एल फारो का सामना जाओ क्वीन से हो सकता है। लेकिन शिप के कैप्टन, जिनका नाम माइकल डेविडसन था, वो ये फैसला लेते हैं कि वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। अब आखिर जाओ क्वीन की वार्निंग के बावजूद भी कैप्टन ने शिप को समुद्र में उतारने का फैसला क्यों किया? आप लोग सोच रहे होंगे कैप्टन ने ओवर कॉन्फिडेंट में होके गलती कर दी, लेकिन इसमें कैप्टन की कोई गलती नहीं थी,
क्योंकि जब एसएस एल्फारो जैक्सन वेल से निकला था तो उस समय जाओ क्वीन एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म मात्र था और उन्हें जो वेदर की रिपोर्ट्स मिली थी वो ये इशारा बिल्कुल भी नहीं कर रही थी कि एक मामूली सा ट्रॉपिकल स्टॉर्म इतनी जल्दी एक हरिकेन के रूप में बदल जाएगा। कैप्टन को लगा था कि यह स्टॉर्म इतना पावरफुल नहीं होगा कि जिसकी वजह से शिप को और उनको कोई नुकसान हो, और क्योंकि एसएस एल्फारो एक बहुत ही टेस्टेड जहाज थी जो कि पहले कई चुनौतियों का सामना कर चुकी थी। भले ही ये 40 साल पुरानी हो चुकी थी लेकिन इसको रेगुलर मेंटेन किया जा रहा था। यहाँ तक साल 2014 और 15 में इसके 2 इंस्पेक्शन भी हुए थे जिसमें इसके अंदर कोई भी इशूज नहीं थे। और जब अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी बोर्ड ने जब इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें यह पता चला कि हर हफ्ते इसकी सेफ्टी ड्रिल्स किए जाते हैं, और तभी तो कैप्टन को इतना कॉन्फिडेंस था चाहे सामने कोई भी सिचुएशन आए वो उसे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा रीज़न है जिसे आप इस घटना का जिम्मेदार ठहरा सकते हो। दरअसल हर देश में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखने में शिपिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ होता है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए बांग्लादेश एक छोटा सा शहर है जहां पर सऊदी अरब से तेल आता है। अब ऐसे में शिप टाइम पर नहीं पहुंचती है तो बांग्लादेश में तेल की कमी हो सकती है, और इसी कारण से शिपिंग इंडस्ट्री में डिलीवरी शेड्यूल काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं और लेट डिलीवरी शिपिंग कंपनी को काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैप्टन माइकल डेविडसन पर उनकी शिपिंग कंपनी की ओर से टाइम पर डिलीवरी करने का प्रेशर रहा होगा, जिसके कारण उन्हें सफ़र को कंटिन्यू करना पड़ा। लेकिन 30 सितंबर को सुबह 6:40 के लगभग कैप्टन को वेदर डाटा रिसीव होता है जिसमें यह पता चलता है कि जाओ क्वीन तेजी से हरिकेन में बदल रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए कैप्टन शिप को थोड़ा साउथ की ओर घुमा लेते हैं। लेकिन जब रात के 11:05 पर शिप का थर्ड मेट कैप्टन को बताता है कि जाओ क्वीन की स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है और ये हमारे रास्ते में पक्का आने वाला है, जिसको देखते हुए कैप्टन को और साउथ में जाने की सलाह दी जाती है, जिसे वो मान भी जाते हैं। अब रात के समय ही जाओ क्वीन एक हरिकेन में बदल चुका था जिसकी विंड स्पीड लगभग 185 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई थी। अब 1 अक्टूबर रात के करीब 1:20 पर उन्हें अपना रास्ता बदलकर कुक्ड आइलैंड के बीच वाले पैसे से गुजरने का निर्देश मिलता है। सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो चुकी थी और अब शिप के क्रू के हाथ पैर सुन पड़ने लगे थे। 1 अक्टूबर की सुबह 7:30 पर यूएस कोस्ट गार्ड के पास एक नोटिफिकेशन पहुंचता है जिसमें एसएस एल्फारो के कैप्टन बताते हैं कि शिप अपना संतुलन खो चुकी है, यानी अब कंट्रोल उनके हाथ में नहीं बल्कि समुद्र की लहरों के हाथ में है। इसके बाद एसएस एल्फारो से कांटेक्ट करने की कई कोशिशें की गई और अगर रिपोर्ट्स की माने तो सुबह तकरीबन 8 बजे एसएस एल्फारो शिप हरिकेन जाओ क्वीन के सेंटर में आ चुकी थी, जिसकी वजह से यह पानी में डूब गई और पूरे 33 क्रू मेंबर की मौत हो गई। और 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर 2015 तक लगातार एसएस एल्फारो को खोजने की कोशिशें की जाती है पर इसकी कोई भी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन फाइनली 31 अक्टूबर 2015 को जाकर VSNS अपाची नाम की नेवी फ्लीट समुद्र में 4600 मीटर गहराई पर एसएस एल्फारो का मलबा खोजने में सफल हो जाती है, लेकिन इस बीच किसी भी क्रू मेंबर की बॉडी नहीं मिलती। दोस्तों, हरिकेन जाओ क्वीन किसी भी नॉन ट्रॉपिकल रीजन में आने वाला सबसे खतरनाक तूफान था, जिसके पीक पर हवाओं की रफ्तार लगभग 250 किलोमीटर तक पहुंच गई थी और इसने अमेरिकन कोस्ट से लेकर कैरेबियन आइलैंड तक खूब तबाही मचाई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।